गुप्त काल के बाद अब देखिए प्राचीन काल का अंत हो रहा है और मध्य काल की पृष्ठभूमि बन रही है। मतलब कि ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के बाद बड़ी परेशानी आने वाली है। इतने राजवंश हैं कि याद करते करते परेशान। याद रखिएगा, अंतिम शासक था हर्षवर्धन, जिसने उत्तर भारत की एकता को स्थापित किया, और अंतिम शासक था समुद्रगुप्त, जिसने उत्तर और दक्षिण को एक किया था। तो समुद्रगुप्त वॉज द लास्ट रूलर who integrated north and south India, and Harshvardhan was the last ruler who had integrated northern India. उत्तरी भारत को एकीकृत करने वाला अंतिम शासक हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन के बाद प्राचीन काल का अंत हो जाता है, फिर मध्यकाल की शुरुआत होती है, मीडिएवल इंडिया की शुरुआत होती है, और मध्यकालीन भारत में हम लोग अगले सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, मध्यकालीन भारत पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज हम लोग प्राचीन भारत का अंत करते हैं। अंतिम चैप्टर है गुप्तोत्तर काल, लेटर गुप्ता पीरियड। और अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे पहले पाषाण काल, पाषाण काल के बाद हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक काल, वैदिक काल के बाद महाजनपद काल, महाजनपद काल के साथ साथ है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसके बाद मौर्य काल, मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल, गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल। तो लेटर गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड में हम लोग पढ़ते हैं कि कई राजवंश हैं। अच्छा, पोस्ट गुप्ता पीरियड से पहले एक पॉइंट याद रखिएगा, एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि ये जो भारत की जो स्थिति है, पहले यहाँ कहाँ था, भारत की राजधानी कहाँ थी? भारत में मगध था, मगध में मौर्य साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पहले राजगिरी थी, राजगिरी के बाद क्या हो गया? पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र से अब धीरे धीरे गुप्त काल में आते होते विदिशा, मतलब बाद में देखिएगा विदिशा या बेसनगर जो एमपी में मध्य प्रदेश, वो शक्ति का केंद्र बना। और इसके बाद लेटर गुप्त काल के बाद की स्थिति ये थी कि उस समय जो उत्कर्ष होता है वो कन्नौज का उत्कर्ष होता है। यूपी एमपी बॉर्डर, मतलब एमपी से ऊपर ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है कन्नौज। तो कन्नौज जो क्षेत्र है ये शक्ति का केंद्र बनता है, और इसी समय में गुप्तोत्तर काल में। तो एक पॉइंट लिखिए ना, पहले हेडिंग लिख दीजिएगा, गुप्तोत्तर काल, लेटर गुप्ता पीरियड, या इसी को पोस्ट गुप्ता पीरियड भी कहते हैं। लेटर गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में लिखिएगा गुप्तों के पतन के बाद, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता रूलर्स, गुप्तों के पतन के बाद, आफ्टर डिक्लाइन ऑफ गुप्ता रूलर्स, गुप्तों के पतन के बाद अनेक क्षेत्रीय शक्तियों का उद्भव हुआ। देयर वेर मेनी रीजनल पावर्स, अनेक शक्तियों का उद्भव हुआ। देयर वेर मेनी रीजनल पावर्स इन विच सम इंपॉर्टेंट वेयर, जिसमें कुछ प्रमुख थे, इन विच सम इंपॉर्टेंट वेयर। नंबर 1 लिखेगा परवर्ती गुप्त, यहां लिखा हुआ है पोस्ट गुप्ता। नंबर 1 परवर्ती गुप्त, पोस्ट गुप्ता, ठीक है, पोस्ट गुप्ता, परवर्ती गुप्त। देन नंबर 2 में लिखेगा मौखरी। नंबर 3 पुष्यभूति। देखिए पुष्यभूति पहले डायनेस्टी था, पुष्यभूति। इसके बाद मैत्रक, और मैत्रक के बाद गौड़ और चंद्र, गौड़ या चंद्र डायनेस्टी। तो देयर वेर 5 पावर्स, मतलब ये प्रमुख हैं, प्रमुख शक्तियां। इनके बीच में किस तरह का शक्ति विभाजन हुआ उसको हम लोग देखना है। याद रखिएगा परवर्ती गुप्त कहाँ है? मगध में, डैश देख लीजिएगा, मगध और मालवा वाले क्षेत्र में परवर्ती गुप्त हैं। गुप्तों की बात, मौखरी है कन्नौज में कौन है? मौखरी कहाँ है? कन्नौज में, कन्नौज क्षेत्र। पुष्यभूति वंश कहाँ है? थानेश्वर में, थानेश्वर हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है, हरियाणा दिल्ली वाला जो क्षेत्र है ना, वहाँ थानेश्वर है। मैत्रक वंश कहाँ है? वल्लभी में, वल्लभी गुजरात में मैत्रक है। आता है क्वेश्चन, मिलाने वाला क्वेश्चन दे सकता है। और गौड़ वंश या चंद्र वंश है बंगाल में। इसी गौड़ वंश का शासक था शशांक।
हाँ, शशांक था गौर वंश का शासक। पुष्यभूति वंश का पुष्यभूति प्रभाकर वर्धन है, जिसने वर्धन वंश की। गौर का शासक था शशांक, गौर वंश का शासक था शशांक। सबका इंपॉर्टेंट नहीं है शशांक। एक्चुअली 3 कहानी परवर्ती गुप्त में देवगुप्त है, परवर्ती गुप्त में देवगुप्त, और गौर वंश में शशांक, और कन्नौज में मौखरी। मौखरी में कौन सा शासक है? ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन। ये 3 की कहानी अभी हम लोग सुनेंगे। ये 3 पर कहानी है। थोड़ा सा एक कहानी, एक स्टोरी हम लोग सुनेंगे कि आउट ऑफ एमंग दीज रूलर्स, इन शासकों में पुष्यभूति वंश में, इन पुष्यभूति डायनेस्टी, प्रभाकर वर्धन बिकेम द किंग। प्रभाकर वर्धन शासक बना। कौन बना? प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन शासक बना। प्रभाकर वर्धन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लेटर गुप्ता, पोस्ट गुप्ता। पोस्ट गुप्ता पीरियड में, लेटर गुप्ता पीरियड में ढेर सारे शासक हैं, अनेक शासक हैं, अनेक शासक हैं। और इन शासकों में याद रखिएगा, अच्छा इसको मैप में भी स्थिति देख लीजिएगा तो ठीक रहेगा। जो मैप की जो स्थिति है वो कुछ इस तरह से है, इस तरह से है कि याद रखेंगे, जैसे यहां हो गया थानेश्वर, थानेश्वर हो गया पुष्यभूति, पुष्यभूति। यहां हो गया मौखरी, मौखरी के बाद हो गया परवर्ती गुप्त, परवर्ती गुप्त। इधर हो गया गौड़। ये चारे पे तो कहानी है, इस 4 पे ही कहानी है। पुष्यभूति है थानेश्वर के पास, थानेश्वर मतलब हरियाणा दिल्ली। उसके नीचे जाइएगा तो कन्नौज में, उत्तर प्रदेश का निचला भाग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निचले भाग में कन्नौज। उत्तर प्रदेश पार कीजिएगा तो एमपी, मध्य प्रदेश। परवर्ती गुप्त है देवगुप्त, मालवा का शासक था देवगुप्त। और बंगाल में कौन है? गौर नरेश शशांक। तो इन चारों के बीच में कहानी है, और इसी कहानी को थोड़ा सा, इस कहानी को थोड़ा सा सुन लीजिए तो फिर सुविधा हो जाएगी। पुष्यभूति वंश का शासक था प्रभाकर वर्धन। कौन था? प्रभाकर वर्धन। पुष्यभूति वंश का शासक था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन वॉज द रूलर ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी। 2 सन एंड 1 डॉटर। 2 बेटा था और 1 बेटी थी। 2 बेटा था राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। बेटी थी राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह जो हुआ, राज्यश्री का विवाह याद रखिएगा कि राज्यश्री का विवाह किया गया, पुष्यभूति वंश का है प्रभाकर वर्धन। राज्यश्री का विवाह मौखरी शासक ग्रहवर्मन से कर दिया गया, ग्रहवर्मन से कर दिया गया। ठीक है, कौन बोले? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह हुआ ग्रहवर्मन से। ग्रहवर्मन कहाँ का शासक था? मौखरी शासक कन्नौज का था। ग्रहवर्मन की हत्या कर दी देवगुप्त ने। ग्रहवर्मन की हत्या कर दी देवगुप्त ने। अब देवगुप्त को पराजित किया राज्यवर्धन ने। राज्यवर्धन ने पराजित करके मार दिया, लेकिन राज्यवर्धन को मार दिया शशांक ने। शशांक ने तब बना हर्षवर्धन शासक। कंफ्यूजन नहीं हुआ? प्रभाकर वर्धन का 2 पुत्र 1 पुत्री, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह हुआ ग्रहवर्मन से, मौखरी नरेश ग्रहवर्मन से, कन्नौज का शासक। ग्रहवर्मन को मार दिया देवगुप्त ने। मालवा का शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मन को मार दिया और राज्यश्री को कैद कर लिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया, लेकिन शशांक ने देवगुप्त के तरफ से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। तब हर्षवर्धन शासक बना। तो हर्षवर्धन के सामने 2 लक्ष्य था, एक तो शशांक को मारना और दूसरा अपनी बहन राज्यश्री को कैद से मुक्त कराना। उनके 2 गुरु थे मयूर और दिवाकर, उन लोगों ने उनकी मदद की थी। अब जो है सो, लेकिन शशांक की मृत्यु हो जाती है तो अगला टारगेट यही था राज्यश्री को कैद से मुक्त कराना। तो इसी बीच में क्या हुआ कि जब पहुंचे वहां तो राज्यश्री किसी तरह से कैद से निकल के भाग गई थी। तो खोजते खोजते गए तो देखा कि वो सती होने जा रही थी। राज्यश्री सती होने जा रही थी कि पति मर गए तो अब जो है सो हम भी जल जाएंगे। लेकिन तब बहन को बचाया हर्षवर्धन ने, उसको कन्नौज की शासिका बनाया। लेकिन शासन में उसका मन नहीं लगा तो कन्नौज भी दे दिया हर्षवर्धन को ही, और दे दिया तो उसके बाद हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन कन्नौज और
थानेश्वर दोनों का शासक बन गया और कन्नौज को केंद्र में रखकर संपूर्ण उत्तर भारत को जीत लिया था हर्षवर्धन ने जीत लिया था। यही स्टोरी है, तो इसी को याद रखेंगे। वो लिख लिए ना कौन कौन शासक थे, लिखिएगा पर गुप्तोत्तर काल में इन लेटर गुप्ता पीरियड, गुप्तोत्तर काल में थानेश्वर में पुष्यभूति वंश का शासन था। थानेश्वर में पुष्यभूति वंश का शासन था। थानेश्वर में पुष्यभूति वंश का शासन था। इन थानेश्वर रूल ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी वाज फाउंड। पुष्यभूति वंश का शासन था जिसका शासक प्रभाकर वर्धन था। द रूलर वाज प्रभाकर वर्धन। द रूलर वाज प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट पॉइंट लिखा, प्रभाकर वर्धन ने वर्धन वंश की नींव डाली। प्रभाकर वर्धन ने वर्धन वंश की नींव डाली। प्रभाकर वर्धन फाउंडेड द वर्धन डायनेस्टी, मतलब है वो पुष्यभूति वंश का, और वो नया वंश शुरू किया वर्धन वंश। तो दोनों वंश इसका है पुष्यभूति वंश से, वर्धन वंश की इसने नींव डाली, वर्धन वंश की नींव डाली। क्लियर। अब ये स्ट्रक्चर बना लीजिए। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राज्यश्री। राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राज्यश्री। और राज्यश्री का विवाह किससे हुआ? मौखरी नरेश ग्रहवर्मन, गिरिवर्मन नहीं, ग्रह, मौखरी किंग ग्रहवर्मन से विवाह हुआ। मौखरी किंग, मौखरी नरेश ग्रहवर्मन से विवाह हुआ। मैरिज विथ विवाह। मौखरी नरेश ग्रहवर्मन से विवाह हुआ, राजश्री का विवाह हुआ। क्लियर। तो राजश्री का विवाह मौखरी नरेश ग्रहवर्मन से हुआ, मौखरी नरेश ग्रहवर्मन से हुआ। तो पुष्यभूति वंश का था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन किस वंश का था? वर्धन वंश का था। प्रभाकर वर्धन का दो पुत्र, बड़ा पुत्र था राज्यवर्धन। पहली बार इतिहास में देखिएगा कि शासन नहीं करने के लिए जिद लोग कर रहे हैं। राज्यवर्धन बोल रहा है हम शासन नहीं करेंगे, तुम शासक बनो। हर्षवर्धन बोला कि नहीं आप बड़े हैं, आप बनिए, हमको शासन नहीं करना है। दोनों भाई एक दूसरे को शासक बनाना चाहते थे। तो इतिहास में एक घटना ये भी है, ठीक है। और एट लास्ट क्या हुआ, जब राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई, चूंकि बड़ा था तो उसको राज्यवर्धन को बनना पड़ा, लेकिन जब राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई तब हर्षवर्धन, पता हर्षवर्धन उससे पहले बोला जाता है कि पूरा दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बाल बढ़े हुए थे, साधु संत बना हुआ था। लेकिन जब भाई की मृत्यु हुई, पहले ये शिव और सूर्य की पूजा करता था, बाद में इसने बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया, ठीक है। और हर्षवर्धन का विजय की चर्चा मुख्य रूप से कौन करता है? तो बाणभट्ट करता है। बाणभट्ट की पुस्तक है हर्षचरित। हर्षचरित और कादंबरी, दो पुस्तक लिखा है बाणभट्ट ने। क्लियर। तो चलिए, तो अब बना राज्यवर्धन, तो लिखिएगा प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन शासक बना। प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन शासक बना। आफ्टर प्रभाकर वर्धन राज्यवर्धन बिकेम द किंग। प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन शासक बना जिसके बाद हर्षवर्धन ने शासन किया। तो 606 से 647 तक हर्षवर्धन का शासन काल कब से कब तक है? अच्छा, 606 से 647, ठीक है, 647 ईस्वी तक, 647-48 में। अब देखिए ये कहानी जो है, कहानी वही है कि क्या हुआ था, राज्यश्री का विवाह ग्रहवर्मन से हुआ। ग्रहवर्मन से राज्यश्री का विवाह, प्रभाकर वर्धन की पुत्री राज्यश्री का विवाह ग्रहवर्मन से हुआ। डॉटर ऑफ प्रभाकर वर्धन राजश्री मैरिड विथ ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन वॉज द किंग ऑफ मौखरी डायनेस्टी ऑफ कन्नौज। तो कन्नौज के मौखरी वंश का शासक था ग्रहवर्मन। इसकी हत्या ही वॉज किल्ड बाय, ग्रहवर्मन वॉज किल्ड बाय देवगुप्त। ग्रहवर्मन की हत्या देवगुप्त ने कर दी। ये मालवा, रूलर ऑफ मालवा, मालवा का शासक था। लेटर गुप्ता रूलर था, परवर्ती गुप्ता था देवगुप्त। देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। और तब फिर क्या हो गया, राजश्री को कैद कर लिया। तब राज्यवर्धन ने क्या किया, जो थानेश्वर में पुष्यभूति वंश का शासन,
राज्यवर्धन, अब वर्धन वंश हो गया। तो इसने क्या किया, देवगुप्त को मार दिया, लेकिन इसकी हत्या कर दी किसने, शशांक ने। शशांक कौन था, गौर नरेश था, चंद्रवंश का था, बंगाल का शासक था गौर नरेश, ठीक है। और तब फिर हर्षवर्धन शासक बना। तो हर्षवर्धन जब शासक बना तो उसमें कौन कौन कहाँ कहाँ शासन था ये भी याद रखिएगा। थानेश्वर में पुष्यभूति या वर्धन वंश, कहीं कहीं पुष्यभूति ही रहता है, कहीं कहीं वर्धन रहता है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। हालांकि वर्धन वंश की नींव डाली थी प्रभाकर वर्धन ने, लेकिन वो लोग ओरिजिनल किससे थे, पुष्यभूति वंश के थे। तो पुष्यभूति या वर्धन वंश का शासक राज्यवर्धन कहाँ था, थानेश्वर में। ग्रहवर्मन मौखरी वंश का शासक कहाँ था, कन्नौज में। देवगुप्त परवर्ती गुप्त कहाँ थे, मालवा में। और शशांक गौर या चंद्र वंश के शासक, चंद्रवंश का शासक कहाँ था, बंगाल में। इतना पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए, अक्सर मिलाने वाला क्वेश्चन दे सकता है। इसके अलावा इनके समकालीन मैत्रक हैं। मैत्रक कहाँ थे, वल्लभी गुजरात में। वल्लभी गुजरात में कौन थे, मैत्रक। वल्लभी गुजरात में कौन थे, मैत्रक। क्लियर, याद रहेगा ना। गौर कहाँ है, गौर कहाँ है, बंगाल में। और परवर्ती गुप्त कहाँ है, मालवा में। फिर उसके बाद मौखरी वंश कहाँ है, कन्नौज में। और पुष्यभूति या वर्धन वंश कहाँ है, थानेश्वर में। थानेश्वर वर्तमान हरियाणा का क्षेत्र। क्लियर, इतना पॉइंट दिमाग में रखिएगा। इसके बाद आगे किया जाए तो ये एकदम दिमाग में बैठा लेना है। अब आइए, हर्षवर्धन शासक बना। हर्षवर्धन ने अपना राज्याभिषेक करवाया था 606 ईसा पूर्व में, ये 606 ईस्वी में। कब करवाया था, 606 ईस्वी में। तो 606 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया था, क्राउन सेरेमनी 606। क्राउन सेरेमनी कब हुआ, 606। 630 में नर्मदा के युद्ध में, वो एक पॉइंट पहले लिख लीजिए, फिर स्ट्रक्चर बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिखिएगा, लिखिएगा। हर्षवर्धन की जानकारी का दो प्रमुख स्रोत हैं। वी हैव टू मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की जानकारी का दो प्रमुख स्रोत है, दो प्रमुख स्रोत है। CU की, हालांकि बाद में आ जाएगा, CU की तथा हर्षचरित। देयर आर टू सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ हर्षवर्धन, CU की एंड हर्षचरित। CU की वॉज रिटन बाय हुम, ह्वेनसांग, एंड हर्षचरित वॉज रिटन बाय बाणभट्ट। हर्षवर्धन के की जानकारी का दो प्रमुख स्रोत है, CU की और हर्षचरित। हर्षचरित और हर्षचरित में क्या मिलता है उल्लेख पता है, बाणभट्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बाणभट्ट, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा। बाणभट्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बाणभट्ट, बाणभट्ट के अनुसार हर्षवर्धन में, इन हर्षवर्धन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अशोका एंड समुद्रगुप्ता वॉज फाउंड। हर्षवर्धन में अशोक और समुद्रगुप्त के गुण थे। अशोक में, ये हर्षवर्धन में अशोक और समुद्रगुप्त के गुण थे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अशोका एंड समुद्रगुप्ता क्या मतलब है, मतलब अशोक की तरह इसने बौद्ध धर्म को अपनाया, युद्ध के स्थान पर धम्म विजय का नीति को अपनाया, और समुद्रगुप्त के तरह संपूर्ण उत्तर भारत को जीत लिया। हालांकि ये दक्षिण नहीं जा सका, लेकिन उत्तर भारत को जीत लिया। तो इसीलिए ये चर्चा करता है, बाणभट्ट करता है, बाणभट्ट करता है, बाणभट्ट हर्षचरित में। क्लियर, अब इसको लिख लेंगे। हर्षवर्धन से संबंधित तथ्य, 606 ईस्वी में, 606 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ। 606 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ। 630 में इसने नर्मदा का युद्ध लड़ा। बोला जाता है कि उत्तर भारत को तो जीत लिया, लेकिन दक्षिण नहीं जा पाया। नर्मदा के युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने इसे पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक था, ठीक है। तो रिलेटेड वर्क, हर्षवर्धन से रिलेटेड वर्क थ्रू हर्षवर्धन 606 राज्याभिषेक, क्राउन सेरेमनी, बैटल ऑफ नर्मदा 630 एंड डेथ इन 647। 647 में इसकी मृत्यु हो गई। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन नो वन वॉज द पावरफुल इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप में फिर कोई शक्तिशाली नहीं है जिसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत को एक किया। अच्छा, इन 630 AD 630 ईस्वी में नर्मदा के युद्ध में, इन द बैटल ऑफ नर्मदा, चालुक्य रूलर पुलकेशिन सेकेंड वॉज डिफीटेड। चालुक्य के शासक नहीं, चालुक्य रूलर पुलकेशिन सेकेंड डिफीटेड हर्षवर्धन, हर्षवर्धन को पराजित किया। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया, पुलकेशिन सेकेंड, पुलकेशिन द्वितीय ने। द चालुक्य रूलर, चालुक्य शासक था। वी कम टू नो अबाउट दैट
बैटल फ्रॉम एहोल इंस्क्रिप्शन, एहोल अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। तो नर्मदा के युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? एहोल अभिलेख में। अभी तुरंत पिछले क्लास में मैंने बताया था, एहोल अभिलेख की रचना की थी रवि कीर्ति ने, और एहोल अभिलेख की रचना किसने किया था? रवि कीर्ति ने इसको लिखा था, ये करवा दिया था। और एक चीज मैंने बताया था कि 4 अभिलेख और उसका लेखक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिसेन, मंदसौर अभिलेख का लेखक वत्स भट्टी, और फिर तब एहोल अभिलेख का लेखक रवि कीर्ति। क्लियर? तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित हुआ हर्षवर्धन 630 ईस्वी में नर्मदा के युद्ध में। यस, नर्मदा युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? एहोल अभिलेख में। एहोल अभिलेख के रचनाकार रवि कीर्ति हैं। एहोल अभिलेख से पता चलता है कि नर्मदा के युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय से हर्षवर्धन पराजित हुआ, यानी दक्षिण भारत नहीं जा सका, केवल उत्तर भारत की जीत तक ही सिमट कर रह गया हर्षवर्धन। क्लियर? आगे बढ़ा जाए तो हर्षवर्धन से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य अब देखेंगे। हर्षवर्धन की जानकारी का 2 प्रमुख स्रोत है। देखिए, हर्षवर्धन की जानकारी का 2 प्रमुख स्रोत है, अभी तुरंत चर्चा हो चुकी है, सिर्फ इसको याद करना है, चूंकि लिख लिया है। हर्षवर्धन की जानकारी का स्रोत कौन है? हर्षचरित है और सीयू की है। ठीक है, हर्षचरित और सीयू की। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा। बाणभट्ट की अन्य पुस्तक कौन है? कादम्बरी अन्य पुस्तक है। बाणभट्ट की अन्य पुस्तक बाणभट्ट की अन्य पुस्तक कौन है? कादम्बरी। और सीयू की के लेखक कौन है? वेनसोंग भारत कब से कब तक रहे थे? 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक वेनसोंग। और वेनसोंग का की जीवनी लिखा है इसके दोस्त हुईली ने। हुईली इसका दोस्त था, वेनसोंग का दोस्त हुईली था। हुईली ने वेनसोंग की जीवनी लिखी। बायोग्राफी ऑफ वेनसोंग वाज रिटन बाय हुईली। वेनसोंग की जीवनी लिखी, तो वेनसोंग की जीवनी, बायोग्राफी ऑफ वेनसोंग वाज रिटन बाय हुईली के द्वारा वेनसोंग की जीवनी लिखी गई थी, और वेनसोंग का दोस्त था हुईली। क्लियर? तो हर्षवर्धन की जानकारी के 2 प्रमुख स्रोत हैं। एक तो हर्षचरित है जिसकी रचना बाणभट्ट ने की, दूसरा सीयू की है जिसकी रचना वेनसोंग ने की। वेनसोंग भारत कब आया था? 629 ईस्वी में आया था। कब तक रहा था? 645 ईस्वी तक रहा था। वेनसोंग का दोस्त है हुईली। वेनसोंग का दोस्त कौन है? हुईली ने वेनसोंग की जीवनी लिखी। वेनसोंग की जीवनी किसने लिखा? हुईली ने लिखा। क्लियर? तो ये हो गया हर्षवर्धन की जानकारी के स्रोत। हर्षवर्धन की जानकारी के कौन कौन 2 प्रमुख स्रोत हैं? हर्षचरित, और यही बाणभट्ट की अन्य पुस्तक है कादम्बरी। अच्छा, हर्षवर्धन स्वयं भी लेखक था, स्वयं भी विद्वान था। हर्षवर्धन शासक बना। हर्षवर्धन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग अभी देखेंगे। तो लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हर्षवर्धन अंतिम शासक था जिसने उत्तर भारत की एकता को स्थापित किया। हर्षवर्धन वॉज द लास्ट रूलर हु इंटीग्रेटेड द यूनिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया, हु एस्टेब्लिश द इंटीग्रेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो जिसने उत्तर भारत की एकता को स्थापित किया। तो उत्तर भारत की एकता को स्थापित किसने किया? हर्षवर्धन ने किया। क्लियर? हर्षवर्धन ने। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखिएगा कि राजश्री ने कन्नौज सौंप दिया किसको? हर्षवर्धन। तो एक पॉइंट और लिख दीजिएगा, लिखिएगा, राजश्री ने हर्षवर्धन को कन्नौज का शासक बनाया। राजश्री मेड हर्षवर्धन द रूलर ऑफ कन्नौज। कन्नौज का शासक बनाया। ठीक है। तो आफ्टर कीपिंग कन्नौज इन द सेंटर, कन्नौज को केंद्र में रखकर संपूर्ण उत्तर भारत को एक किया गया। तो संपूर्ण उत्तर भारत को एक किया गया कन्नौज को केंद्र में रखकर। डेट मीन्स कि कन्नौज वाज द कैपिटल, कन्नौज कैपिटल था। और बोला जाता है कि इसके समय में कन्नौज इतना पावरफुल हो गया कि जो भी कन्नौज पर अधिकार कर लेता संपूर्ण उत्तर भारत उसका था।
इसीलिए कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 शक्तियों के बीच संघर्ष हुआ। बंगाल में पाल, पश्चिमी क्षेत्र में प्रतिहार और दक्षिण में राष्ट्रकूट। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच 3 संघर्ष हुए, जिसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। किसके लिए हुआ? कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। कन्नौज पर अधिकार करने का मतलब था संपूर्ण उत्तर भारत पर अधिकार। तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा। पाटलिपुत्र के स्थान पर हर्षवर्धन के काल की एक महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि पाटलिपुत्र के स्थान पर कन्नौज जो बन गया, कन्नौज शक्ति का केंद्र बन गया। ठीक है, कन्नौज शक्ति का केंद्र बन गया। तो और भी कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा, कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। अब फिर हर्षवर्धन से रिलेटेड जो कुछ पॉइंट्स हैं उसको करवा दूंगा, खत्म हो जाएगा। हर्षवर्धन से संबंधित तथ्य, तो फैक्ट्स रिलेटेड टू हर्षवर्धन। अन्य नाम, अदर नेम वाज शिलादित्य। इसका अन्य नाम क्या है? शिलादित्य, शिलादित्य। ही हैड एक्सेप्टेड बौद्धा रिलीजन, इसने बौद्ध धर्म को अपनाया। एंड विथ बौद्धा रिलीजन ही वर्शिप्ड सन एंड ही वर्शिप्ड शिव। उसने सूर्य और शिव की पूजा भी की बौद्ध धर्म के साथ साथ। ही वॉज अ राइटर, वह एक लेखक था। उसने अनेक किताबें लिखी, जिसमें 3 प्रमुख हैं। 3 इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ हर्षवर्धन वाज प्रियदर्शिका, रत्नावली एंड नागानंद। तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद 3 बुक वाज रिटन बाय हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया। और हर्षवर्धन के दरबार में कई विद्वान रहते थे, बाणभट्ट, मयूर, दिवाकर और हुएनसोंग, ये 4 प्रमुख हैं। तो एट फर्स्ट हर्षवर्धन से रिलेटेड फैक्ट्स हम लोग कर रहे हैं, हर्षवर्धन से संबंधित तथ्य। हर्षवर्धन का अन्य नाम क्या है? शिलादित्य। हर्षवर्धन का अन्य नाम क्या है? शिलादित्य। शिलादित्य वाज द अदर नेम ऑफ हर्षवर्धन। सेकेंड वन, हर्षवर्धन एक्सेप्टेड बौद्धा रिलीजन। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म के साथ साथ ही वर्शिप्ड सन एंड ही वर्शिप्ड शिव। उसने सूर्य की पूजा की, उसने शिव की पूजा की, कोई डाउट नहीं। हर्षवर्धन ने विद्वानों को तो संरक्षण दिया, साथ ही साथ वो खुद विद्वान व्यक्ति था। उसने कई पुस्तकें लिखी। उसकी पुस्तकें हैं बुक्स ऑफ हर्षवर्धन वाज प्रियदर्शिका, रत्नावली एंड नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली एंड नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली एंड नागानंद। तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद ये प्रमुख पुस्तकें हैं। इसने कई विद्वानों को संरक्षण दिया, बाणभट्ट को संरक्षण दिया, मयूर को संरक्षण दिया, दिवाकर को संरक्षण दिया, हुएनसोंग को संरक्षण दिया। क्लियर? बाणभट्ट, 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 मयूर, दिवाकर, हुएनसोंग। ठीक है, तो बाणभट्ट की पुस्तक कौन है? हर्षचरित। और हुएनसोंग की पुस्तक है सीयू की। मयूर और दिवाकर इनके गुरु भी थे और इन्हीं की सहायता से उसने अपनी बहन को बचाया भी था, राजश्री को सती होने से बचाया था। तो मयूर और दिवाकर, मयूर और दिवाकर। क्लियर? दिमाग में बैठा? तो विद्वानों को संरक्षक किसको किसको? बाणभट्ट, मयूर, दिवाकर, हुएनसोंग। बाणभट्ट, मयूर, दिवाकर, हुएनसोंग। क्लियर? तो इतना पॉइंट्स आपके दिमाग में रहना चाहिए। चलिए आगे करते हैं हम लोग। तो इतना हो गया, अब नेक्स्ट में आते हैं हम। तो ये हो गया हर्षवर्धन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ और पॉइंट कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ कुछ और भी अभी ढेर सारा पॉइंट बचा हुआ है। हर्षवर्धन ने धर्म सभा का आयोजन किया था, वो भी बचा हुआ है। लेकिन उससे पहले लिख लीजिए, पॉइंट लिखिएगा। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। हर्षवर्धन एक्सेप्टेड बौद्धा रिलीजन। एक चीज जहां के लोगों को डाउट होता है, वो डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। लोग ये कहते हैं कि इसने 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन किया। गलत फैक्ट है। इसने 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन नहीं किया, इसने धर्म सभा बुलाई थी। धर्म सभा में सभी धर्म के लोग बैठे थे। उसी की अध्यक्षता जब कर रहा था हुएनसोंग, और स्पेशली उज्जैन वाली सभा में, तो वहां लोग मारने पर उतारू हो गए थे। अब सब धर्म के लोग को बुला लीजिएगा, मान ले रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं। अब कोई आ करके हिंदू धर्म का ही बड़ाई खाली करते जा रहा है, करते करते अब ज़्यादा बड़ाई करेंगे तो दूसरा धर्म उसके सामने तो है ही हो जाएगा। कोई इस्लाम की खूब बड़ाई करने लगेगा तो दूसरा धर्म वाला को क्या लगेगा कि हमको नीचा दिखाया जा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, दूसरा धर्म वाला नाराज हो जाएगा। तो उसी में जो है सो उसको मारने पर उतार हो गया था। हर्षवर्धन अगर बीच बचाव नहीं करता तो हुएनसोंग को वहीं खत्म कर देता। ठीक है, तो एक चीज ये याद रखिएगा। दूसरी बात याद रखिएगा कि बोला जाता है ना कि रात में अब सब धर्म के लोगों को बुला लिए, दिन में तो टेंशन हो गया, रात में सब सोया है। किसी ने पंडाल में, जिस पंडाल में आयोजन हुआ था उस पंडाले में आग लगा दिया था।
तो ये भी एक फैक्ट है। तो लिखिएगा, लिखिएगा, क्या लिखें? हाँ, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तथा 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 उसने उसने कन्नौज तथा उज्जैन में धर्म सभाओं का आयोजन करवाया। धर्म सभा, धर्म सभा। तो धर्म सभा ये बौद्ध धर्म सभा नहीं है, हालांकि अध्यक्षता ह्वेनसांग ने की थी दूसरे में, लेकिन ये याद रखिएगा धर्म सभा का आयोजन करवाया, धर्म सभा का आयोजन करवाया। क्लियर? धर्म सभा का आयोजन करवाया, धर्म सभा का। ठीक है। इसके बाद अब लिख दीजिएगा, हर्षवर्धन के प्रशासन में कुछ प्रमुख अधिकारी कौन कौन से हैं? कुछ प्रमुख अधिकारी हैं। अवंती युद्ध एवं शांति का अधिकारी था, अवंती युद्ध एवं शांति का अधिकारी था। सिंहनाद सेनापति था, सिंहनाद सेनापति था। तो अवंती वॉज द ऑफिशियल ऑफ वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति के लिए जो ऑफिशियल थे वो अवंती था, अवंती था। सिंहनाद वॉज द मिलिट्री कमांडर, सिंहनाद मिलिट्री कमांडर था। हेड ऑफ हॉर्स राइडर मिलिट्री, तो अश्वारोही सेना के प्रधान कौन थे? कुंतल। स्कंदगुप्त वॉज द हेड ऑफ एलिफेंट मिलिट्री, तो हाथी सेना का प्रधान था। एंड सामंत और महाराज जो था नागरिक प्रशासन का प्रमुख था। हेड ऑफ टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, ये सामंत या महाराज है, सामंत या महाराज। क्लियर? अब थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, इस पे जो चीजें बताना है उसको दिमाग में रखिएगा। हर्षवर्धन के बाद क्या स्थिति, क्योंकि प्राचीन काल खत्म हो रहा है, तो प्राचीन काल से रिलेटेड ढेर सारा पॉइंट्स आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए कि आखिर राजपूतों का उद्भव कैसे हुआ, किस तरह से प्राचीन काल का अंत हो जाता है, प्राचीन काल का अंत होता है और आधुनिक काल की, मध्यकाल की शुरुआत होती है। तो मध्यकाल की शुरुआत, इसमें इतना पॉइंट्स थोड़ा सा ये याद करने वाला है। हालांकि स्कंदगुप्त एक राजा था गुप्त वंश का, लेकिन यह स्कंदगुप्त हाथी सेना का प्रधान है हर्षवर्धन के प्रशासन में। इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के प्रशासन में स्कंदगुप्त वॉज द हेड ऑफ एलिफेंट कमांडर, तो हाथी सेना का प्रधान है। सामंत और महाराज मतलब कि कहलाते थे नागरिक प्रशासन का प्रमुख। नीचे जो नागरिक प्रशासन के हेड होते थे वे सामंत कहलाते थे, महाराज कहलाते थे, महाराज कहलाते थे। ठीक है। अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था, युद्ध और शांति का अधिकारी था। तो दो जगह पर वो लिख लिए थे, दो जगह पर धर्म सभा का आयोजन करवाया था, दो जगह पर धर्म सभा का आयोजन करवाया था। ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूं जो कि आप लोग दिमाग में रखिएगा। तो वो ये है कि हर्षवर्धन के बाद, यहां थोड़ा सा आपके दिमाग में रहना चाहिए, आफ्टर हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के बाद इससे पहले क्या हो रहा है कि शक्ति का केंद्र जो था वो था मगध, मगध था। मगध के बाद देखिए धीरे धीरे किसका महत्व बढ़ा, तो ये शक्ति जो है इधर ट्रांसफर हो गया और तब यहां पर आया कौन? कन्नौज। कन्नौज शक्ति का केंद्र बना। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो पाटलिपुत्र के स्थान पर, इंस्टीड ऑफ पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के स्थान पर, पाटलिपुत्र के स्थान पर, पाटलिपुत्र के स्थान पर कन्नौज बन गया है शक्ति का केंद्र, कन्नौज। और तब इस कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, इस कन्नौज पर अधिकार करने के लिए तीन शक्तियों के बीच संघर्ष हुआ। एक पश्चिम की शक्ति, एक दक्षिण की शक्ति और एक पूरब की शक्ति। तीन शक्तियों के बीच संघर्ष हुआ। और ये तीन शक्तियां कौन कौन सी थी? प्रतिहार थी, राष्ट्रकूट है, जिसमें राष्ट्रकूट ने बाकी सबको कूट दिया। ठीक है। यहां बंगाल में पाल है, तो पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश, तो तीन प्रमुख वंश, तीन प्रमुख हैं, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। इन्हीं तीन शक्तियों के बीच संघर्ष हुआ कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। कन्नौज मतलब ये स्थिति हो गई कि कन्नौज पर जो अधिकार करेगा वो कन्नौज उसका हो जाएगा। और इसी संदर्भ में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल शासक किसने भाग लिया था? तो याद रखेंगे, पाल शासक जो था वो गोपाल और देवपाल, गोपाल और देवपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। नहीं, गोपाल और धर्मपाल, नॉट देवपाल, धर्मपाल, एक मिनट, धर्मपाल और देवपाल,
धर्मपाल और देवपाल, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, धर्मपाल और देवपाल। हालांकि देवपाल जब तक रहा कन्नौज इनका था, पाल वंश का। प्रतिहार में वत्सराज ने शुरू किया था। वत्सराज के बाद आता है नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय बड़ा कंफ्यूजन वाला सेक्शन है यहाँ का, इसीलिए मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि बाद में और सुविधा हो जाएगी आपको। और नागभट्ट के बाद यानी कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 शक्तियों के बीच संघर्ष हुआ, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। और यहाँ पर प्रतिहार शासक वत्सराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की। नागभट्ट द्वितीय और मिहिर भोज, मिहिर भोज यहाँ है। और राष्ट्रकूट शासक में अगर देखेंगे तो ऐसे तो 3 शासक है, लेकिन भाग लिया 2 ने ही। एक तो ध्रुव है, दूसरा गोविंद तृतीय है, गोविंद तृतीय है, और तीसरा अमोघ वर्ष है, अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष विद्वान आदमी था, लड़ाई झगड़ा में विश्वास नहीं करता था, इसलिए अमोघ वर्ष ने छोड़ दिया। यानी कि कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, कन्नौज पर अधिकार, हर्षवर्धन ने कन्नौज को शक्ति का केंद्र बना दिया। और तब कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा लाभ मिला पाल वंश के शासकों को। काहे मिला लाभ पता है? बंगाली बाबू बड़ी तेज थे। तेज क्या थे? प्रतिहार वाला हरा देता था, इनको हरा देता था। तो जब राष्ट्रकूट आते थे ना, तो उसके सामने आत्मसमर्पण कर देता। देख रहा है कि हम तो हारले हैं, ये इसको हरा रहा है तो हमको तो हरा ही देगा, तो हार मान लेता था, पहले से आत्मसमर्पण कर लेता था। जब जाता था तो कन्नौज पर कब्जा कर लेता था। 2 बार ऐसा हुआ, तो इसमें प्रतिहार को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। तो याद रखेंगे कैसे कैसे युद्ध हुआ, मतलब इसको भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। मतलब शुरुआत किया था वत्सराज ने, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने की? वत्सराज ने की। वत्सराज ने अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, हर्षवर्धन के बाद कन्नौज पर उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। 2 भाई थे, इंदिरायुद्ध और चक्रायुद्ध। इंदिरायुद्ध और चक्रायुद्ध, इंदिरायुद्ध और चक्रायुद्ध, इन दोनों के बीच में हुआ युद्ध नहीं है, है चक्रायुद्ध। ये आयुध वंश के शासक थे, आयुध वंश के 2 शासक हैं। इन दोनों के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष हो रहा है, और इसी को हटाकर बैठा रहा है। तो उसी में हो रहा है कि इंदिरायुद्ध को बैठा रहा है, एक चक्रायुद्ध को बैठा रहा है। तो वत्सराज ने शुरू किया, वत्सराज ने एक को गद्दी पर बैठाया, धर्मपाल आया उसको हटाकर दूसरे को बैठा दिया। तो वत्सराज ने क्या किया? धर्मपाल को पराजित किया। अब ध्रुव आया तो वत्सराज को पराजित किया, और धर्मपाल ने हार मान लिया खुद ऑलरेडी। और फिर जब ध्रुव वापस गया तो धर्मपाल ने कब्जा कर लिया। फिर नागभट्ट आया, नागभट्ट ने धर्मपाल को पराजित किया। फिर गोविंद तृतीय आया, इसने नागभट्ट को हराया। धर्मपाल के पास गया तो वो पहले से आत्मसमर्पण कर दिया। फिर जब वापस गया तो धर्मपाल ने कब्जा कर लिया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लाभ जो मिला ना पाल वंश के शासकों को मिला। और तब मिहिर भोज के समय में कन्नौज पर प्रतिहारों का शासन हो गया। इसको लिखा भी दूंगा, अच्छे से दिमाग में बैठा दूंगा। इतना ही हम लोग करते हैं। तो ये है गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल के बाद मतलब कि इसके बाद जो है इस्लाम के आगमन की पृष्ठभूमि बनती है, और तब जो है मतलब कि इस्लामी राज्य की स्थापना हुई। तो अगला सेक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? तो वो पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत के 3 भाग हैं, पूर्व मध्यकाल है, सल्तनत काल है, और उसके बाद मुगल काल है। क्लियर? ठीक है।